हेलो स्टूडेंट्स तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एम करीम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर नंबर 4 को। और स्टूडेंट अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। स्टूडेंट साथ ही साथ एम करीम के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी शुरुआत के जो कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे उससे रिलेटेड थ्योरी को पहले समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि सपोज कीजिए आपके पास एक कोई पेंडुलम बॉब है जिसका सर्टेन मास है स्मॉल m, चार्ज q है और ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है E, ठीक है, इसमें ये रखा हुआ है। तो क्या होगा स्टार्टिंग में जैसे ही आप ये पेंडुलम बॉब आपका ये शुरुआत में वर्टिकली इस तरह से हैंग करेगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते क्या होगा, चूंकि इसके पास सर्टेन चार्ज Q है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इस पर एक उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज Q है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स QE एक कांस्टेंट वैल्यू का इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगेगा। जैसे ही ये शुरुआत में इस पोजीशन में था इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा तो ये इस डायरेक्शन में इस तरह से बेंड होना शुरू होगा। क्लियर है? जैसे ही बेंड होना शुरू होगा ये स्ट्रिंग है इसमें सर्टेन वैल्यू का एक टेंशन प्रोड्यूस होगा। इस टेंशन को किसी पार्टिकुलर मोमेंट पे अगर मान लेते हैं ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है तो आप समझ रहे हैं ये थीटा होगा तो मैथ्स के हिसाब से ये भी थीटा होगा तो इसका एक कंपोनेंट इधर टी कॉस थीटा हो जाएगा, इधर टी साइन थीटा होगा। अब ध्यान दीजिए जैसे जैसे ये इधर बेंड होना शुरू होगा थीटा का वैल्यू बढ़ना शुरू होगा, मतलब टी साइन थीटा का वैल्यू बढ़ना शुरू होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा क्योंकि क्यू ई इसका वैल्यू तो फिक्स है, कॉन्स्टेंट है, क्यू का भी वैल्यू फिक्स है, ई का भी वैल्यू फिक्स है। एक टाइम ऐसा आएगा कि टी साइन थीटा का वैल्यू जो है क्यू ई के बराबर हो जाएगा और साथ ही साथ टी कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो एम जी के बराबर हो जाएगा। मतलब उस सिचुएशन में ये बॉब जो है ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम स्टैटिक पोजीशन रेस्ट में आ जाएगा। क्लियर है? तो उस पार्टिकुलर कंडीशन उस पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए आप समझ सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स इस पे लग रहा है टी साइन थीटा और क्यू ई ये दोनों बराबर होगा, टी साइन थीटा इक्वल्स टू क्यू ई। साथ ही साथ वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है टी कॉस थीटा और एम जी ये दोनों बराबर होगा। क्लियर है? यहाँ से आप समझ सकते हैं नॉर्मली क्वेश्चंस में आपको ये सिचुएशन दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाता है कि टेंशन का क्या वैल्यू होगा या फिर ये जो पेंडुलम बॉब जो है ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल से बेंड हो गया। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा अब आपके पास ये दो इक्वेशन है और यहाँ पर दो अननोन है टी और थीटा आराम से निकल सकते हैं। दोनों का वैल्यू टी का वैल्यू निकालने के लिए टेंशन का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे। आप समझ सकते हैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग एंड ऐड करेंगे तो इधर क्या होगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर कॉमन लेंगे ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह इधर भी क्यू ई का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर और यहाँ से समझ सकते हैं ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आ गया। यहाँ से टेंशन का वैल्यू आपका इतना निकल जाएगा और अगर थीटा का वैल्यू निकालना है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो टी और टी कैंसिल हो गया, इधर साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा आ गया, इधर क्यू ई बाई एम जी आ गया। तो आप एक कह सकते हैं छोटा सा रेडीमेड फॉर्मूला है यहाँ पे हम लोगों को मिल जा रहा है और इस कंसेप्ट पर बेस्ड बहुत बार क्वेश्चंस जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में या फिर इवन कॉम्पिटिशन्स में भी पूछे जा चुके हैं या फिर नॉर्मली पूछे भी जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अ पेंडुलम बॉब ऑफ मास 0.2 किलोग्राम हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁻4 कूलम इज एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म एंड हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2 × 10⁻4 वोल्ट पर मीटर। कैलकुलेट द टेंशन इन द थ्रेड एंड द एंगल विच इट मेक्स विथ द वर्टिकल। स्टूडेंट आप समझ सकते हैं डायरेक्टली बिल्कुल ही सेम सिचुएशन है और ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया जहाँ पर आपको क्वेश्चन में मास चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है तो टेंशन और थीटा का वैल्यू निकालना है। क्लियर है? बहुत ही आसानी से यहाँ से आप देखिए टेंशन का वैल्यू निकालना है तो रूट अंडर क्यू ई का स्क्वायर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा उसका स्क्वायर प्लस जो वेट है एम जी उसका स्क्वायर, ये काम करना है। मतलब कि आपको यहाँ पे अलग अलग वैल्यू निकालना है क्यू ई और एम जी का। देखिए क्यू ई का वैल्यू क्या होगा, क्यू का वैल्यू यहाँ पे है 2 × 10⁻4 कूलम हो गया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻4 और यहाँ से बहुत आसानी से आपका ये आ जाएगा सिंपल 4 न्यूटन। ध्यान दीजिएगा क्यू ई का वैल्यू, उसी तरह एम जी का वैल्यू भी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। एम का वैल्यू कितना है 0.2 किलोग्राम तो 0.2, जी का वैल्यू हम लोग चलिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही ले लेते हैं तो ये आपका आ गया 2 न्यूटन। तो अब बहुत आसानी से यहाँ पे देखिए क्यू ई का स्क्वायर तो क्यू ई कितना है 4 है तो उसका स्क्वायर हो गया 16, एम जी का स्क्वायर एम जी कितना है 2 है तो ये हो गया 4 मतलब ये हो गया √20। इसको लगभग सॉल्व कीजिएगा तो 4.47 न्यूटन ये आपका इतना आंसर आ जाता है। दूसरा साथ ही साथ पूछा जा रहा है कि थीटा का वैल्यू कितना होगा तो अगेन टैन थीटा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हम लोग इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। टैन थीटा इक्वल टू क्या होगा क्यू ई बाई एम जी, क्यू ई बाई एम जी। तो यहाँ से देखिए क्यू ई का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 4, ये हो गया 4, एम जी का वैल्यू 2 मतलब ये 2 हो गया मतलब टैन थीटा इक्वल टू 2 हो गया, इसलिए थीटा का वैल्यू कितना हो गया
tan इनवर्स 2, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है। वन थिंग स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं तब तो अनडाउटेबली आप डायरेक्टली फॉर्मूला ये यूज कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि फॉर्मूला याद है तो आपका स्पीड बढ़ेगा, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है आपको बोर्ड एग्जाम में, तो आपको ये पूरा ड्राइव करना होगा, फिगर बना के ड्राइव करके, और देन अकॉर्डिंगली आप यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए। क्लियर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज और डिक्रीज। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं इन जनरल कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ इस तरह का है, तो हमसे कहा जा रहा है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम इस तरह से प्रोजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में हम इसको प्रोजेक्ट कर दिए, तो इसका स्पीड जो है वो घटेगा या बढ़ेगा। ऑब्वियस है, इसके लिए क्या आपको देखना होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फेंके तो इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज पार्टिकल है, तो इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना शुरू करेगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इसके चलते क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जितना इस पे चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आप समझ रहे हैं, इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा। तो भाई आपने फेंका मान लिया राइट की तरफ और फोर्स इस पर लगना शुरू हो गया उसके अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ फेंके, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब इसका स्पीड क्या होगा, ऑब्वियसली घटेगा। उस फोर्स के चलते क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ रहेगा, मतलब इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि ये रिटार्डेशन में मूव करेगा, मतलब इसका स्पीड घटते 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 एक टाइम आएगा ये जाएगा उसी तरफ, लेकिन स्पीड घटते 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 वो जीरो हो जाएगा और उसके बाद वापस फिर इसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। कुछ इस तरह का फिनोमेना होगा, मतलब फाइनली इसका स्पीड जो है आप समझ रहे हैं कि घटेगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसी से रिलेटेड है, कह रहा है इन द अबव क्वेश्चन इफ अ प्रोटॉन इंटर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 18 में आप इसी क्वेश्चन में सपोज कीजिए कि अगर हम एक प्रोटॉन को जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर हम प्रोजेक्ट कर दें, तो अब क्या होगा, प्रोटॉन भाई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगेगा, प्रोटॉन पर जितना चार्ज है और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जिस डायरेक्शन में हम फेंके फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है उस पर, मतलब वो एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है, मतलब उसका स्पीड बढ़ते जाएगा और उसी डायरेक्शन में वो मूव करते चला जाएगा। क्लियर बात है, मतलब इसका स्पीड जो है आप समझ रहे हैं वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कर रहा है, an electron enters an electric field along the direction of the field then what will be the nature of its path। अच्छा, मतलब इसी क्वेश्चन में अगर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रॉन को अगर प्रोजेक्ट कर देते हैं तो उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या जिगजैग पाथ होगा, पैराबोलिक होगा, कैसा पाथ होगा या सर्कुलर टाइप का हो जाएगा, बहुत तरह का पॉसिबिलिटी आप समझ सकते हैं। तो भाई यहाँ से बहुत ही क्लियर है, जिस डायरेक्शन में आप फेंके उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसका स्पीड घटते जाएगा, घटते घटते जीरो होगा, फिर उसी डायरेक्शन में वापस ये बढ़ना शुरू होगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर जो लग रहा है इसका जो पाथ जो है, मोशन का जो डायरेक्शन है उसी के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लग रहा है, ऐसा नहीं कि उसके राइट एंगल पे या सर्टेन एंगल पे लग रहा है। क्लियर है, मतलब कि इसका पाथ जो है ये आप समझ सकते हैं, एक बार ऐसे गया फिर घटते घटते स्पीड जीरो, फिर ये वापस ऐसे आएगा, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। बहुत ही क्लियर है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड देन व्हाट विल बी इट्स पाथ। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके राइट एंगल मतलब परपेंडिकुलरली अगर प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो अब इन जनरल हम चलिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है सिस्टम में। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लिया, सब जगह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब एक जगह ऐसे हमारे दिखा तो ऐसा नहीं है कि यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। अब आप क्या किए कि एक इलेक्ट्रॉन को सपोज कीजिए राइट एंगल पे, तो हॉरिजॉन्टली हम इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिए, तो 90 डिग्री पे हो गया, राइट एंगल पे हो गया, ये ऊपर की ओर है वाई एक्सिस की तरफ, ये एक्स एक्सिस, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, आप समझ रहे हैं। तो इस तरह से प्रोजेक्ट कर देंगे, तब अब इसका पाथ कैसा होगा, तो भाई जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था उसी डायरेक्शन में फेंके, तब तो स्ट्रेट लाइन पाथ था उसका। ठीक है। अब इसका कैसा होगा, तो ध्यान दीजिए, उसके लिए आपको समझना होगा इसका मोशन कैसा होगा। तो देखिए शुरू में तो क्या होगा, आप इसको जैसे ही आप इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंके हैं तो ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, लेकिन जैसे ही ये रीजन में इन करेगा ये क्या होगा, अब इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते,
किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा भाई, चूंकि ये नेगेटिव पाथ की है इसलिए जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू होगा। मतलब इस पर जो है नीचे की ओर फोर्स लगना शुरू होगा, ई मतलब इसका जो चार्ज है Q और इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ रहे हैं। तो ये अपने मोशन के कारण आप इसको शुरुआती में जो मोशन दिए सर्टेन स्पीड जो दिए वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जिसके चलते वो इधर तो जाना शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये क्या है नीचे की ओर बेंड होना शुरू हुआ, चूंकि कंटिन्यूस एक कांस्टेंट वैल्यू का इलेक्ट्रिक फोर्स QE, ठीक है, वो नीचे की ओर लग रहा है जिसके चलते क्या होगा, ये कुछ इस तरह का पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। और इनफैक्ट इस तरह का सिचुएशन आप लोग याद कीजिए, क्लास 11th में पैराबोलिक मोशन पढ़े होंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई आदमी मान लीजिए इस तरह से खड़ा है और मान लिया कोई स्टोन को ये वर्टिकली इस तरह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करता है, तो प्रोजेक्ट करता है तो क्या होता है, ये इस तरह का पाथ फॉलो करता है। बस सेम सिचुएशन, आपने भाई सर्टेन स्पीड दिया लेकिन इस पर कंटिन्यू नीचे की ओर mg इस पर ये फोर्स लगते रहता है जिसके चलते ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। तो इस केस में इसका जो मोशन होगा, जो पाथ फॉलो करेगा वो क्या हो जाएगा, पैराबोलिक होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 स्टूडेंट कह रहा है, इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ वाटर ड्रॉप इज चार्ज्ड विथ 1 इलेक्ट्रॉन देन इट जस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन द अर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द वाटर ड्रॉप। ध्यान दीजिएगा, मतलब किसी वाटर ड्रॉप, कोई वाटर ड्रॉप जो है, ठीक है ना, अगर हम इसको चार्ज कर देते हैं, कितना इस पर चार्ज हम देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। मतलब इस पर जो चार्ज जो दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो इस पर जो चार्ज दिया, इतना चार्ज हम दे दिए 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो अब ये कह रहा है कि अगर ये जस्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन द अर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर, अर्थ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, इसको 3 वोल्ट पर मीटर में हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 ये छोटा छोटा यूनिट में बहुत बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो जाता है। ये सेंटीमीटर लिखा हुआ मतलब इसको आप समझ लीजिए कि ये भाई 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ, इसका यही ना मतलब हो जाता है। तो 1 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया, 10⁻⁻2 मीटर। 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर लिखिए, 1/100 लिखिए या 10⁻⁻2 लिखिए, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो 1/100 आपको जैसे सुविधा, 1/100 मीटर हो गया। अब ये 1/100 ऊपर गया तो 3 इंटू क्या हो गया, 100 हो गया, और ये क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर। मतलब इसको हम कन्वर्ट कर लिए 300 वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, इस पर चार्ज का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है और कह रहा है कि रिमेन सस्पेंडेड। रिमेन सस्पेंडेड मतलब स्टैटिक पोजीशन में है, रेस्ट में है। तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द वाटर ड्रॉप। भाई क्लियर बात है कि जब ये रेस्ट में है और यहाँ पर इस सिचुएशन में इस पर 2 ही फोर्स लग रहा होगा, एक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा QE और एक फोर्स लग रहा होगा mg। और इसका मतलब है कि ये दोनों फोर्स जो है बहुत ही आसानी से ये दोनों फोर्स क्या होगा, बराबर होगा। तभी तो, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, मतलब पक्का है दोनों फोर्स का वैल्यू बराबर होगा। तो अब यहाँ से देखिए हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द वाटर ड्रॉप। अच्छा रेडियस, ये जो वाटर ड्रॉप है इसका सर्टेन रेडियस होगा, r मान लेते हैं। तो इस r का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। क्लियर है, कैसे सोचेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो एक बात तो क्लियर है कि डायरेक्ट r का वैल्यू निकालना है, कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन स्टैटिक पोजीशन में है, मान ले कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि r कहाँ से आएगा, नहीं कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन स्टैटिक पोजीशन में तो एक बात तो पक्का है कि ये इक्वेशन हम लोग यूज कर लेंगे। अब जैसे ही ये इक्वेशन यूज करेंगे तो आपको ध्यान जाना चाहिए कि रेडियस मेरा कैसे आएगा। तो रेडियस आता है स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए, ये चूंकि स्फीयर है तो इसका जो वॉल्यूम होता है, इस स्फीयर का वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ये कितना होता है 4/3 πr3। स्फीयर जिसका रेडियस r हो उसका वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr3। तो वॉल्यूम का जब हम टर्म लिखेंगे तो उसमें r आएगा। और मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वाटर का डेंसिटी 1000 हमको पता है, तो सबका वैल्यू यहाँ पे पुट करते चले जाते हैं। देखिए चार्ज का वैल्यू इसका हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 300 वोल्ट पर मीटर हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। मास का वैल्यू, अच्छा मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ध्यान दीजिएगा, मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो सीधे हम देखिए वॉल्यूम का ये लिखते हैं 4/3 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू RQ, ये इतना वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी हो गया 1000 हो गया, इंटू जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं हम लोग, जी का वैल्यू 10 ले लिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इस इक्वेशन में कुछ नहीं है, सिंपली R का यहाँ पे एक अननोन है जिसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व जब करेंगे तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं सॉल्व करने के बाद रेडियस का वैल्यू कुछ इतना आ जाता है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है स्टूडेंट, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इनटू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2000 न्यूटन पर कूलम्ब विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10⁶ मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वेट। ध्यान दीजिएगा, मतलब कि सपोज कीजिए किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरह से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है और इसके परपेंडिकुलर राइट एंगल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन को इनिशियल स्पीड इतना 10⁶ मीटर पर सेकंड के स्पीड से हम राइट एंगल पे हम इस तरह से प्रोजेक्ट कर दिए। तो हम लोगों को निकालना है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वेट। मतलब इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा कितना लगेगा आप समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा इलेक्ट्रॉन पे वो लगेगा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा। और ये किस डायरेक्शन में लगेगा भाई, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। मतलब इस पर ये E इंटू ई इतना वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स जो है नीचे की ओर लगेगा। साथ ही साथ हमसे पूछा जा रहा है इसका वेट, तो वेट आप समझ रहे हैं कितना होगा इसका, ये भी नीचे की ओर लगेगा, ये लगेगा mg। ठीक है, तो दोनों का रेशियो पूछ रहा है, मतलब E डिवाइडेड बाई mg। वन थिंग। सेकेंड थिंग, अब ध्यान दीजिए कि इनफैक्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि नॉर्मली भाई इतना स्पीड से फेंके हैं, तो ये स्पीड का इस क्वेश्चन में पार्टिकुलरली कोई यूज नहीं है। दोनों फोर्स आपका कांस्टेंट वैल्यू का है, ई ये भी फिक्स वैल्यू का होगा, एम जी भी फिक्स वैल्यू का। स्पीड आप कितना स्पीड से फेंके हैं उसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, इस क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको 2000 दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये आपको पता होना चाहिए। जी का वैल्यू स्टूडेंट होता है 9.8 और इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो सॉल्व करने का स्टूडेंट इसका वैल्यू आ जाता है 3.6 इंटू 10⁻13 एंड दिस इज योर आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इनटू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1000 न्यूटन पर कूलम विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द फील्ड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बिफोर इट इज ब्रॉट मोमेंटरीली टू रेस्ट। ओके स्टूडेंट, देखिए क्या है इस सिचुएशन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में इस तरह से सपोज कीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम एक इलेक्ट्रॉन को इनिशियल स्पीड इतना के वैल्यू से हम प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो अभी 2000 क्वेश्चन पहले ही हम लोगों ने देखा था कि क्या होगा कि जैसे ही आप इसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कीजिएगा तो क्या होगा, चूंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगना शुरू होगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगना शुरू होगा, जिसके चलते क्या होगा इसका स्पीड जो है वो धीरे धीरे घटते जाएगा। मतलब ये रिटार्डेशन में मूव करेगा, स्पीड घटते 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 फॉर अ मोमेंट एक टाइम के बाद कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए इसका स्पीड 0 होगा और उसके बाद वापस ये फिर इसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। जहाँ पे हम लोग देखे भी थे अभी 2-4 क्वेश्चन पहले ही कि वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही मूव भी करेगा और उसका स्पीड जो है घटेगा। कहने का मतलब इसका स्पीड घटते 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 मान लेते हैं यहाँ पर इसका स्पीड जो है 0 हो गया। इसके बाद ये वापस आप समझ रहे हैं इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मान लेते हैं, इसको अगर एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी एस का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड इतना से हम लोग फेंके हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अब ये डिस्टेंस का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। कैसे सोचेंगे भाई, तो डिस्टेंस का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। हम लोगों ने ये भी देख लिया कि ये स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहा है, साथ ही साथ ये कांस्टेंट जो रिटार्डेशन जितने वैल्यू से जा रहा है तो वहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू रिटार्डेशन का वैल्यू कांस्टेंट है। इनफैक्ट कितना है उस रिटार्डेशन का, अगर उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस पर जो कांस्टेंट वैल्यू का फोर्स लग रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ई इंटू ई कांस्टेंट वैल्यू का फोर्स लग रहा है और डिवाइडेड बाई इसका मास, इतना ही ना एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, इस पर फोर्स लग रहा है ई और डिवाइडेड बाई इसका मास, मतलब कि ये सब चीज़ में देखिए कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू रिटार्डेशन का जो ए का जो वैल्यू है वो भी कांस्टेंट है और साथ ही साथ ये स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहा है। कहने का मतलब है कि हम लोग जो डिफरेंट काइनेमेटिकल इक्वेशंस है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एन स्क्वायर भी इक्वल टू यू प्लस ए टी, आप समझ रहे हैं। अब हम लोग देखें कि भाई कौन सा इक्वेशन हम लोग यूज करें, तो यहाँ पर हम लोग को कौन कौन सा डाटा दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है यू का वैल्यू, यहाँ पर फाइनली इसका स्पीड जो है फॉर अ मोमेंट इसका स्पीड जो है 0 हो रहा है, तो फाइनल स्पीड आपको दिया हुआ है। यहाँ पर ए का वैल्यू हम लोगों को पता है, एस का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो आपका ध्यान सीधे जाएगा वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as। माइनस क्यों लिए, क्योंकि रिटार्डेशन में मूव कर रहा है, स्पीड घट रहा है इसका। तो इस इक्वेशन में देखिए सबका वैल्यू आप पुट कर दीजिए, फाइनल स्पीड जो है इसका 0 हो गया, इनिशियल स्पीड 2 इंटू 10⁶ का स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू देखिए एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ से, मतलब ये रिटार्डेशन है
इसका मैग्नीट्यूड हम लोग लिख रहे हैं, ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू, ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया 1000 डिवाइडेड बाई मास का वैल्यू हो गया 9.21 इंटू 10⁻31 kg। तो यहाँ से ये आप एक्सेलरेशन का कुछ जो वैल्यू आप निकलेगा, मान लेते हैं ये, इसको हम k मान लेते हैं, ठीक है। ये k का वैल्यू आप जान रहे हैं, k का वैल्यू आपको पता है, यहाँ से s का वैल्यू हो गया, और यहाँ से आप s का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 इंटू 10⁻12 ऊपर में, और नीचे में ये हो गया 2k। सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो इसको सॉल्व करने का तो स्टूडेंट इसका जो वैल्यू आ जाता है 1.14 इंटू 10⁻2 मीटर, ये इसका इतना कुछ वैल्यू आ जाता है। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2000 न्यूटन पर कूलम विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, बाई हाउ मच द इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड आफ्टर इट हैज ट्रेवल्ड 1 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे समझ सकते हैं स्टूडेंट कि इनफैक्ट इस क्वेश्चन में न तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, न तो ये चर्चा किया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन को जो है हम किस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या परपेंडिकुलरली राइट एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, या सर्टेन एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन यहाँ पर बनता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किए हैं। अब बाकी सिचुएशन क्यों नहीं है, इसको हम लास्ट में चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पैरेलल या एंटी पैरेलल या सर्टेन एंगल पे हम क्यों नहीं फेंक रहे हैं, ये हम लास्ट में देखेंगे। पहले अब समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, ठीक है। तो अब इनिशियल स्पीड इतना आपको दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये आप समझ सकते हैं कुछ इस तरह का पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा है, तो आपको कह रहा है कि बाय हाउ मच द इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड आफ्टर इट हैज ट्रेवल्ड 1 सेंटीमीटर। जब ये 1 सेंटीमीटर ट्रैवल कर लेगा, मतलब कि कुछ इस तरह का मान लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। कहने का मतलब है ये कितना हो गया 1/100 मीटर, जिसको हम लोग लिखते हैं 10⁻⁻2 मीटर। तो जब ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा तो कितना डिफ्लेक्ट हुआ, कितना डिफ्लेक्ट हुआ भाई। हम तो इसको हॉरिजॉन्टली इस तरह से फेंके थे, तो हम तो सोचे भाई सीधे से जाओ, लेकिन ये डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे चला गया, मतलब यहाँ से ये फाइनली ये नीचे, मतलब डिफ्लेक्शन इसमें इतना डिफ्लेक्शन आ गया, इतना इसको जाना था सीधे ऐसे, और यहाँ के जगह पे ये इतना नीचे, इतना डिफ्लेक्ट होकर इतना नीचे आ गया, ठीक है। तो मान लेते हैं यही इसका वैल्यू ये वाई है, इसको आप कुछ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप जेड से रिप्रेजेंट कीजिए, एक्स से, के एम वी एन ओ पी जिससे भी, लेकिन नॉर्मली वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग वाई लिखते हैं, तो वाई से डिनोट कर दिया। क्लियर है। तो वाई का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। क्लियर है। और अगेन आई रिपीट कि लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्यों ये, कैसे हम लोग समझे कि इसी तरह से फेंका जा रहा है राइट एंगल पे। देखते हैं पहले अब इसको सॉल्व करें, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे भाई। तो देखिए हम लोगों को निकालना है इस y का वैल्यू निकालना है, तो जाहिर सी बात है ये सिंपल एक पैराबोलिक मोशन का सिचुएशन है जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। दो इक्वेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग लिखेंगे, याद कीजिए इसी तरह सॉल्व करते हैं, और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक चीज़ चूँकि कॉमन है, हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि जितना देर में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये 1 सेंटीमीटर मूव किया, जितना देर में यहाँ पे इनिशियली मान लेते हैं t = 0 है, यहाँ से मोशन को हम लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू किया, और t टाइम के बाद t = t कहने का मतलब आफ्टर t टाइम के बाद ये यहाँ पर आया है, ठीक है। तो t टाइम में ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर चला, और उतना ही t टाइम में वर्टिकल डायरेक्शन में y डिस्टेंस चला है। क्लियर है। तो हम लोग इस उस आधार पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग इक्वेशन लिखते हैं। हम देखिए फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस को नॉर्मली x से रिप्रेजेंट करते हैं, और x = क्या होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसका स्पीड है u, और इनटू कितना ये लगा इसको x, ये जो डिस्टेंस है ये t, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 10⁻2 मीटर, और स्पीड कितना है 10⁻6 × t। क्लियर है। मतलब कि इतना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल किया है t टाइम में, जब इतना स्पीड से इसको हम फेंके। क्लियर है। और आप समझ सकते हैं भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, अगर एक्सेलरेशन होता तो हम +½ at² या -½ at² वाला टर्म हम यूज करते, लेकिन एक्सेलरेशन a का वैल्यू ही 0 है, तो सीधे डिस्टेंस = स्पीड × टाइम का फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं।
क्लियर बात है। यहां से देखिए हम लोगों को पता चल गया कि कितना टाइम में ये इनफैक्ट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, या फिर कहें कि कितना टाइम इसको यहां से यहां तक आने में लगा, या फिर कहें कि कितना टाइम में ये वर्टिकल डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया, सब एक ही बात है। क्लियर है, यही टाइम टी है। और यहां से ये देखिए 10 टू द पावर -2, ये 10 टू द पावर 6 हो गया। क्लियर बात है, ये हो गया 10 टू द पावर -8 सेकेंड। क्लियर है, टी का वैल्यू आपको निकल गया। अब वर्टिकल डायरेक्शन में लिखते हैं, देखिए y का लिखते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में तो इस पर फोर्स लग रहा है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है नीचे की ओर QE वैल्यू का, और उसी इलेक्ट्रिक फोर्स के चलते तो ये फाइनली डेविएट होते 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 तो नीचे की ओर आ गया। क्लियर है, मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है, मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में इस पर एक्सेलरेशन है। तो हम इक्वेशन यूज करेंगे, क्या करेंगे, s = ut + ½ at²। क्लियर है, लेकिन इसका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इनिशियली जो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका स्पीड क्या है, 0 है। टोटल स्पीड जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं है, तो 0 × t, ठीक है, +½ इंटू वर्टिकल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन। जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने सॉल्व किया था। एक्सेलरेशन कितना होगा, तो इस पर फोर्स जो लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाई इसका मास, इतना एक्सेलरेशन है। ठीक है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास, जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किए, इंटू t²। क्लियर है, मतलब यहां से क्या हो गया, y = ½ इंटू ई का वैल्यू देखिए, ई कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया हुआ 2000 न्यूटन पर कूलम, और दूसरा आपका ये 2 तो हम पहले ही लिख चुके हैं। मास इसका है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, और t² कितना है, टी का वैल्यू 10 टू द पावर -8, तो 10 टू द पावर -8 का स्क्वायर। और आप समझ सकते हैं यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट इसका वैल्यू कुछ इतना आ जाता है। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब स्टूडेंट हम लोग समझते हैं कि ये चीज़ हम लोग कैसे समझे कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिस भी डायरेक्शन में, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही यहाँ पर इसे प्रोजेक्ट किया गया है। समझिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाई 1 सेंटीमीटर जब ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो कितना डेविएट हो गया। तो भाई इसका मतलब है कि डेविएशन हुआ, जिस डायरेक्शन में चला उस डायरेक्शन में वो नहीं गया, उस डायरेक्शन से डेविएट हो गया है। तो अगर जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी के पैरेलल या एंटी पैरेलल अगर हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो दोनों ही केस में क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आज ही अभी हम लोग जस्ट कुछ क्वेश्चंस पहले देखे, मतलब जब वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही मूव करता, मतलब उसके पाथ में कोई डेविएशन ही नहीं हुआ, कोई डेविएशन नहीं हुआ। तो वहाँ से हम समझ गए कि भाई कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो इसको नहीं फेंका गया। अब दूसरा ये कैसे समझे भाई कि परपेंडिकुलर ही फेंका गया है। ये हम क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर ना फेंक के सर्टेन एंगल पे फेंका गया, ये भी तो हो सकता है कि ऐसे ना फेंक के हम सर्टेन एंगल थीटा पर इसको हम प्रोजेक्ट कर दिए, हो सकता है बिल्कुल। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, ये कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करता है, इस तरह का पाथ फॉलो करता है, तो आप कहते हैं भाई हाँ फॉलो कर रहा है, क्या दिक्कत है। अब मान लेते हैं कि ये इस तरह से ऐसे चला और ये डिस्टेंस आपका दे दिया गया है 1 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब हमसे पूछा जाता है कि भाई जब 1 सेंटीमीटर ये चला है तब कितना डेविएशन में रहा है, ये बताइए। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन में अगर आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो समझिएगा क्या होता है। आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इक्वेशन लिखते हैं, देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इक्वेशन लिखते हैं, x = जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस = स्पीड। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका स्पीड क्या हो जाता है, सर्टेन एंगल थीटा पे फेंके हैं, तो अब इस डायरेक्शन में इसका स्पीड u नहीं होता, u स्पीड से तो आप ऐसे फेंक दिए है ना, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका स्पीड हो जाता है, इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है ये थीटा एंगल है तो ये हो जाता है u cos थीटा। तो आप इक्वेशन लिखते हैं u cos थीटा इंटू टी, u के जगह u cos थीटा हो जाता है, कोई परेशानी नहीं है भाई। चलिए अब अगेन जब आप वर्टिकल डायरेक्शन में y का वैल्यू निकालने के लिए जब आप इक्वेशन लिखते हैं, तो अभी जैसे क्या है यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में तो 0 हो गया जब राइट एंगल पे फेंके थे, लेकिन अब यहाँ पे वर्टिकल इनिशियली भी वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कुछ वैल्यू है स्पीड का, कितना है, तो ये है u sin थीटा। आप समझ रहे हैं, तो यहाँ पे आप इक्वेशन लिखते हैं u sin थीटा इंटू टी और +½ इंटू एक्सेलरेशन तो इतना फिक्स रहता है, इस पर इतना कांस्टेंट वैल्यू का नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, ई एकदम कांस्टेंट वैल्यू का लग रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। मास भी इसका फिक्स है, एक्सेलरेशन इतना फिक्स रहता है, इंटू t²। अब देखिए आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते, थीटा का वैल्यू आप तो अपने मन से मान लिए, थीटा का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया नहीं है कि कितना एंगल पे फेंके हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं सॉल्व कर पाते क्योंकि यहाँ पर 2 इक्वेशन है और 3 अननोन है। 2 इक्वेशन क्या क्या है, आप देखिए 2 इक्वेशन आप देख रहे हैं, अननोन क्या क्या हो गया, एक थीटा हो गया, एक टी हो गया, एक वाई हो गया। एक्स का वैल्यू तो 1 सेंटीमीटर आपको दे दिया है, तो वाई, थीटा और टी 2 इक्वेशन 3 अननोन सॉल्व ही नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब है कि ये एज्यूम है कि यहाँ पे हम इसे 90 डिग्री एंगल पर फेंक रहे हैं।